हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर बेटा अधिशोषण के एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एड्जॉर्प्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो देखिए कुछ हैं हमारे पास में। जैसे आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा आजकल जो फेस वॉश का आता है, तो उसमें देते हैं कि इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है कि सक्रिय चारकोल होता है। वो क्या करता है, आपकी जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बेटा आसपास की, उन सबको वो कलेक्ट कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल कुछ इस टाइप के भी आते हैं जिनको आप पानी में डालो तो पानी क्लीन हो जाता है। ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को कहीं पे ऐड में, आप ध्यान से देखना ज़रा। नहीं देखेंगे तो बेटा आप ऐड देखो थोड़े से, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल को आप इस चीज़ को स्टडी करके देखो। ठीक है, तो अगर आपकी स्किन में के लिए भी आता है, स्किन केयर में, आपके फेस वॉश एंड ऑल में आपका एक्टिवेटेड चारकोल आता है, तो कहते हैं इसमें सक्रिय चारकोल है। और उसको आप क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे, आराम से फेस वॉश करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी बॉडी में जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, फेस के ऊपर जितनी इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं, उनको वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। इसलिए एक्टिवेटेड चारकोल का आजकल यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, देखिए एटमॉस्फेयर में अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ देखेंगे तो ये हमारा है इस तरीके से बेटा कि आपकी अमोनिया है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर फॉजीन गैस जो होती है, इन सब का एब्जॉर्प्शन कर लेता है अपने में। तो इन सबको एटमॉस्फेयर में से कम करता है, जो कि हमारे लिए एक हेल्दी चीज़ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड यूज़ भी इसमें आपका एक्टिवेटेड चारकोल का ही है। इसी का सेकेंड यूज़ है कि जो चीनी आपकी जब बनती है, आप लोगों ने कभी चीनी शुगर फैक्ट्री गए तो नहीं होगे, कभी मौका लगे तो देख कर आइएगा आप लोग। उसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिलाते हैं, किस लिए? चीनी जब आपकी बनती है बेटा बहुत ही गंदे कलर की होती है, क्योंकि आपको पता है गन्ने के रस से बनती है। गुड़ आप लोगों ने देखा होगा, गुड़ कितना डार्क कलर का होता है, लाइक वैसे ही पीली पीली गंदे से कलर की आपकी चीनी होती है। तो उसे क्लीन करने के लिए, यानी कि उसका कलरेशन करने के लिए, यानी कि विरंजीकरण, यानी कि उसमें से रंग उड़ाने के लिए हम जो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं। जो आप चीनी में इसको मिक्स करते हैं बनाने के बाद में, तब क्या होता है, ये उसका डीकलराइजेशन कर देता है, यानी कि इसकी इम्प्योरिटीज़ को सारी अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल साफ़ सफ़ेद जैसा आपका जो होता है लिक्विड पानी स्टार्ट होता है, जिससे जो मीठा होता है, जिससे फिर हम चीनी या मिश्री या कुछ भी बनाते हैं। अब देखो मिश्री बिल्कुल ही चमकती हुई होती है, बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह चमकती है, तो उसका रीज़न भी एक्टिवेटेड चारकोल ही आपका होता है। थर्ड है आपका सिलिका जेल। तो सिलिका जेल कौन से यूज़ में आता है बच्चों? सिलिका जेल जो होता है वो आपके जल वाष्प जो होती है, वाटर वेपर्स जो आपकी उड़ रही होती है, उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम आता है। जब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए सिलिका जेल यूज़ किया जाता है, जल वाष्प को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक जो आपके एल्युमिनियम आयंस जो होते हैं, उसको अगर आप लेक टेस्ट करेंगे तो लेक का रंग जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। वो क्या होता है, लिटमस का अगर एब्जॉर्बेंट कर लो आप, तब उसके कारण होता है। ये खैर पूछा नहीं जाता। एक चीज़ और आप याद करिए कि ऐसा होता क्यों है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ये ऐसा काम क्यों करते हैं, ये अच्छे क्यों होते हैं, ये इतने अच्छा एब्जॉर्बेंट क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न ये है बेटा कि जो आपके चारकोल हो गया है ना, ये इनको हिंदी में आप क्या तारकोल टाइप ऐसी कुछ बोलोगे, है ना। तो चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गई, एल्युमिनियम जेल हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं। इनकी जो सरफेस होती है ना, उनमें पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पोर्स होने की वजह से क्या होता है, देखिए पोर्स का मतलब, जैसे मान लीजिए क्लास में हमने आप लोगों को बिठाया, तो बिठाने के बाद में हमने जैसे अभी कोरोना की वजह से क्या करते हैं, एक सीट पे बैठो फिर एक सीट छोड़ दो, एक सीट पे बैठिए एक सीट छोड़ दीजिए, एक बीच में एक एक प्लेस वैकेंट रखते हैं। तो ज़्यादा वैकेंट स्पेस होगी तो क्या होगा, मोर देन वहाँ पे आप चीज़ और एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से इनके बीच में बहुत ज़्यादा पोरस होने की वजह से ये इजीली, बहुत ही इजीली आपके जो बाहर की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस के साथ में, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बेंट कहलाते हैं। एब्जॉर्बेंट नहीं है बेटा, एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंट अलग होता है, एडजॉर्बेंट अलग होता है, तो आप इन लोगों में, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे, अभी हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अधिशोषण, और वो होता है अवशोषण। तो इसको भी अभी आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से होता है ये हमारा। तो अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा?
ये होता है किसी भी अब एब्जॉर्प्शन का, देखिए एब्जॉर्प्शन हमने आपको पढ़ाया कि आउटर मोस्ट सरफेस पे आपका हो गया है ना, आउटर मोस्ट सरफेस आपकी जो है खाली उस चीज़ को कवर अप करती है, यानी कि अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो आउटर मोस्ट सरफेस होती है आपकी। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आप उसमें किसी चीज़ को डिप करिए और वो कम्प्लीटली उस चीज़ को अपने अंदर और बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, तब उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। जैसे कि आप मान के चलिए, ये आपने कैसे, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लो बच्चों। किसी पदार्थ के अणुओं के, है ना, किसी पदार्थ के अणुओं के अन्य पदार्थ में समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। ये आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, स्पंज का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। स्पंज देखी होगी आप लोगों ने, फोम देखी होगी, इस टाइप से होती है। उसको अगर आप दबा करके किसी भी मेटल में डाल दो, चाहे पानी हो चाहे तेल हो, किसी भी लिक्विड में आप डाल दो, तभी क्या होता है, वो इतना पोरस होता है, उसकी वजह से वो सारा का सारा अंदर तक पूरा भीग के और गीला होके बाहर ही जाता है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि पूरा कंप्लीटली उसके इक्वल, सारे पार्ट में इक्वल ही पानी मिलेगा आपको, कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये बात दूसरी कि आपने अभी पानी में एक उसका कोना डाला, दूसरा कोना बाहर है, तो उस तक पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन एट द लास्ट वो सारा का सारा इक्वली एक ही वेट में उसके अंदर पानी पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है? देखिए, ये पदार्थ के अंदर होता है, इतना डिफरेंस होता है कि ये पदार्थ के अंदर होता है और वो पदार्थ के बाहर की तरफ होता है। जैसे कि आप कैसे समझोगे इसको, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बच्चों यहाँ पर समझाती हूँ। देखिए, मैंने डायग्राम बनाया बेटा, ये है आपका अधिशोषण, है ना, ये वाला अधिशोषण है, यहाँ पे आपका ये अधिशोषण है और ये अवशोषण है। तो ये लाइक क्या हुआ, ये हुआ जैसे कि हम लोग नहाते हैं, तो नहाते हैं तब क्या होता है, हम आउटर मोस्ट सरफेस ही क्लीन करते हैं। बाहर से नहा रहे हो ना, आपके बाहर से सारी चीज़ें क्लीन होती है, लेकिन बॉडी के अंदर वो पानी नहीं जाता है जब तक आप उसको मुंह खोल के या नाक खोल के सांस ना लो। तो ये होता है लाइक अधिशोषण, कि आपकी बॉडी ने बहुत गर्मी थी, पानी आपने डाल लिया, थोड़ा सा क्लीन हो गया, आपकी जो अशुद्धियाँ थी वो साबुन लगाया तो साबुन से एब्जॉर्ब हो गई और एब्जॉर्ब के बाद में आपकी बॉडी से निकल गई। ये होता है एब्जॉर्प्शन। अब अवशोषण क्या होता है? अवशोषण लाइक कि आपने फ्रूट खाया तो वो आपकी बॉडी में इंटरनली हर पार्ट्स में जाकर के आपको काम करता है, लाइक ऐसा काम होता है आपका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने कहते हैं ना कि आप इसको पीजिए आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, ये कहते हैं यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा गीला हो रहा है, पोछा डाल दो, पोछा आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पोछा क्या करता है, एक कोना एब्जॉर्ब नहीं करता बेटा, पोछे के बीच में भी आपने देखा होगा पोरस होता है, बहुत जाली सी बनी होती है, कभी ध्यान से देखा है, मम्मा लगाती हो तो कभी देखना, वैसे आप लोग इतने बड़े हो कि आप लगाते होगे। तो अगर उसको डालते हैं कि पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि वो सारे में एब्जॉर्ब कर लेगा, एक आउटर मोस्ट सरफेस पे नहीं करेगा। आउटर मोस्ट सरफेस का मतलब आपने बॉल्स ली, मान लीजिए आपने शुगर बॉल्स ली और या फिर लड्डू बनाते हैं, जैसे आप, हाँ ये समझिए, बेसन के लड्डू जो आप बनाते हैं मान लो, उसके ऊपर आपको कोटिंग करनी है ऊपर से नारियल की या किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उनको नारियल में घुमाते हो, लड्डू बनाने के बाद, रेडी के बाद नारियल में घुमा रहे हैं आप, तो नारियल में जब आप घुमाएंगे बेटा तो आपका क्या होगा, ये आपका अधिशोषण वाला काम होगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे ही आपका नारियल लगेगा, अंदर नहीं लगने वाला, ठीक है। और अवशोषण कौन सा काम करता है? अवशोषण काम करता है लाइक आपने गुलाब जामुन बनाए और गुलाब जामुन बनाने के बाद में आपने उसको उसमें क्या नाम है, चाशनी में डाल दिया, तो अंदर तक आपकी जो चाशनी भर जाती है वो आपका होता है अवशोषण। अभी आपको आई थिंक अधिशोषण और अवशोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई थिंक थोड़ा सा मुंह में पानी भी आ गया होगा मिठाइयों का नाम सुन के, है ना। चलिए तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला है बेटा आपका विशोषण। तो विशोषण क्या चीज़ होता है? देखिए, विशोषण, देखिए अवशोषण का मतलब उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, विशोषण यानी कि जिस चीज़ को एब्जॉर्ब, मतलब हमारी सरफेस पे जो टच है जो भी चीज़, उसको उससे अलग करने की क्रिया। जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट आप कहीं घुमाते हैं, तो मैग्नेट में क्या होता है, लोहे की कीलें हैं, पेंच हैं, ये सब चीज़ पे चिपक के आ जाती है। अभी आप इन सबको उससे जब दूर हटाओगे तब वो क्रिया कहलाती है विशोषण, यानी कि आपने मैग्नेट पे जितने आयरन के कंटेंट चिपके हुए हैं आपको उसको उससे दूर करना है, यानी कि हमारी सरफेस पे जितने भी चीज़ें चिपकी हुई हैं उस सरफेस से उसको रिमूव करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं विशोषण, ठीक है।
तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे बेटा। देखिए, किसी ठोस की सरफेस से अधिशोषित पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया डी-एब्जॉर्प्शन कहलाती है। डी-एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि आप अभी कर कैसे सकते हैं बेटा, इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो चीज़ें एब्जॉर्ब की हुई होती हैं वो वहाँ से छूट जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं अगेन। या फिर क्या हो सकता है, आप प्रेशर को कम कर दीजिए, प्रेशर कम करेंगे तभी क्या होगा, प्रेशर कम करने से फ्रीनेस आ जाएगी। फ्रीनेस आने के साथ जैसे ही उनके बॉन्ड लूज़ होंगे वो उसकी सरफेस से अलग होकर के अलग चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें डी-एब्जॉर्प्शन को समझ सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला है बेटा हमारा शोषण, ऐसे बोलते हैं हम जॉर्प्शन। तो ये क्या चीज़ होती है बेटा, ये तब होती है जब एक ही रिएक्शन के अंदर आपकी अधिशोषण और अवशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्रियाएं एक ही साथ हो रही होती हैं, तब इसको हम बोलते हैं शोषण। क्योंकि इसमें से आप ना अधि लगा सकते हैं ना अब लगा सकते हैं ना, यानी कि एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को छोड़कर हम सीधे जॉर्प्शन पे आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एड और एब दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे कि इस प्रक्रिया में होता क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले तेज़ी के साथ में पहले एडजॉर्प्शन होता है और उसके बाद में धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि बहुत तेज़ी से पहले उस चीज़ को ले लिया, फिर धीरे धीरे उसको अंदर इंटरनली तक हमने फीड कर दिया, तब उस रिएक्शन को टोटली बोलते हैं हम शोषण। अभी कैसे कैसे होती है बेटा, देखिए कॉटन के जो अगर आप ले लीजिए कपड़े, कॉटन के कपड़े ले लेंगे, उसमें अगर आप डाई लगाते हैं, ठीक है, डाई लगाएंगे तब क्या होता है, उसमें आपकी दोनों ही प्रोसेस होते हैं। मीन्स आपकी उसमें सबसे पहले तो आपका एब्जॉर्प्शन होता है यानी अधिशोषण होता है। अधिशोषण के बाद में फिर लास्ट में क्या होता है, वो डाई जो होती है धीरे धीरे एक एक रेशे तक पहुंचती है अंदर तक, तो उसको बोलते हैं अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक और इसका एग्जांपल लें बेटा, जैसे कि आप पैलेडियम या चारकोल है ना, ये होते हैं, तो इनके ऊपर आपकी जो हाइड्रोजन गैस का शोषण होता है। तो पैलेडियम या चारकोल अगर आप देते हैं तो हाइड्रोजन गैस को कम्प्लीटली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ही हाई मात्रा में, तो इसको भी हम शोषण ही बोलेंगे। क्योंकि इसमें दोनों ही रिएक्शन होती हैं, पहले आउटर मोस्ट सरफेस पे खाली हाइड्रोजन को टच करते हैं वो, तो आपका अधिशोषण होता है, और फिर अंदर तक उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तब इसको बोलते हैं अवशोषण, ठीक है। इस तरीके से ही हो गया शोषण। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए बहुत इजी चीज़ है बेटा समझने के लिए, कि आपका जितना अधिशोष्य है, अधिशोष्य मीन्स जिसका अधिशोषण होता है वो मटेरियल जब है तब क्या होगा, अगर अधिशोषण जो है आपका बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में हो रहा है तब क्या कहेंगे इसे, अधिशोषण बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में होगा तब इसको बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मुट्ठी मान लीजिए आपके पास बूरा है, ठीक है, आपने उसमें लड्डू घुमाए ऊपर चारों ओर लगा दिया, तो अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितना आपने कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं, बार बार घुमा के उसको खूब चिपका दिया उसकी सरफेस पे, तब हो जाएगा पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और एक तरीका आपने देखा होगा, कभी क्या होता है खाली एक ऊपर खाली गार्निशिंग करने के लिए केक के ऊपर जैसे एक चेरी रख देते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, या फिर आपने लड्डू के ऊपर खाली एक बादाम लगा दिया या एक काजू लगा दिया, तो इतने बड़ी सरफेस में खाली इतना सा उसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन। हालांकि वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो तो हम टिकाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ आपको। तो वो खाली इस तरीके से हम इतना सा उस पर कुछ सजाने के लिए मान लीजिए चेरी लगा दें, कुछ भी कर दें, या उसमें कुछ भी और चीज़ कोई कलरिंग लगा देंगे, बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो होगा, निम्न मात्रा में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इसको अगर हम सरफेस पे एब्जॉर्ब कराते हैं तब वो होता है नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है बेटा अधिशोष्य पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अधिशोषण की एंथैल्पी किसे कहते हैं। देखिए एंथैल्पी आपको पता है कि ऊर्जा होती है, जो वो कौन सी ऊर्जा होती है, जो कि मुक्त हुई फ्री एनर्जी जो हो रही होती है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। अब इस केस में कौन सी एंथैल्पी होती है, तो इसमें क्या होता है बेटा, पहली चीज़ तो अधिशोषण साम्य यानी कि कांस्टेंट लेवल होगा आपका, लेवल आपका इधर उधर नहीं हो सकता, जब वर्क हो रहा है तब नहीं हो सकता, जब कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे आ जाएगी, हाँ यहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी फिक्स हो गई, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, किसी भी पृष्ठ पर 1 मोल अधिशोष्य के, है ना, 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊष्मा आपकी मुक्त हो रही है
वो उस अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, अभी डिपेंड किस पे करती है बेटा, ये अधिशोषक यानी कि एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों की ही प्रकृति पर निर्भर करती है कि इसकी नेचर कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। मीन्स अगर आप दो बच्चे आपस में फ्रेंडशिप करे हुए हो तो बेटा दोनों की नेचर अगर सेम होगी या दोनों एक दूसरे में कुछ ना कुछ चीज़ें लाइक करते होगे तभी आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है ना। तो उसी तरीके से इसमें आप दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होने वाली है। ठीक है बेटा। अगला है बेटा हमारा एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र किसे कहते हैं। देखिए अधिशोषक यानी कि जो एब्जॉर्बेंट होता है उसकी जो सरफेस होती है उसमें बहुत सारी फ्री वैलेंसी होती हैं। फ्री वैलेंसी होने की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्री स्पेस, जैसे हमने अगर क्लास में दी इतनी सारी सीट्स खाली होंगी और अगर ज़रूरत हुई तो हम उन पर सामान भी रख सकते हैं, उन पर हम और बच्चों को भी बिठा सकते हैं, उन पर उनका हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में स्पेस वैकेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपकी इसमें क्या होता है, बहुत सारी फ्री वैलेंसी होती हैं और इनकी वजह से ही क्या होता है, जहाँ पर फ्री स्पेस होती है ना वहीं पर आपका अधिशोषित जाके चिपक जाता है, यानी कि एड्जॉर्बेंट जो होता है वहीं पर जाकर के अधिशोषित हो जाता है। तो इन संयोजकताओं के कारण से ही हम जो और क्या होता है, लेकिन इनकी वजह से ही इनका पृष्ठ जो होता है वो एक फ्री सरफेस नहीं होती, मतलब कि स्मूथली नहीं होगा, रफ होगा, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा कहीं पे गड्ढा, कहीं क्योंकि कहीं बच्चा बैठा है कहीं सीट खाली है, कहीं बैठा है कहीं सीट खाली है, तो क्या उससे क्या होता है एक सार बैठे हुए आप लोग नहीं दिखते हो। लाइक वही आपके कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा कहीं इस तरीके से कहीं कुबड़ा निकला हुआ, लाइक इस तरीके से आपको दिखती है। तो आपकी सतहें जो होती हैं खुरदरी हो जाती हैं, कोने हो जाते हैं, कहीं कहीं पे निकल आते हैं, है ना, कहीं कहीं पे दरारें भी हो सकती हैं। और जहाँ ऐसा आपको दिखता है तो मीन्स जहाँ पर आपको कोने निकले दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा खुरदरी दिख रही है, जहाँ पर दरारें दिख रही हैं, उसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके नंबर ऑफ़ फ्री वैलेंसी है। तो क्या होता है उस सरफेस के वो स्थान जहाँ पर फ्री वैलेंसी यानी कि मुक्त संयोजकताओं की संख्या बहुत अधिक होती है वो उसके सक्रिय केंद्र कहलाते हैं, अधिशोषक के सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं हमारी ये एडजॉर्प्शन से रिलेटेड पढ़ी, अधिशोषण की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी ये, इनको हमने आज पढ़ा दिया। आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। आई थिंक कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट पढ़ाएंगे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन बाय बाय।